हेलो क्लास 12th वाले बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे और मन लगाकर पढ़ाई चल रही होगी। मैं रोज यही उम्मीद लगा रहा हूँ। अब हम कुछ नए क्वेश्चंस भी करेंगे। हमने लास्ट क्लासों तक जो हमारे लास्ट एपिसोड थे उसमें हमने कुछ क्वेश्चन करे हैं। वो क्वेश्चन जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे। और आज आपको मैंने बोला हुआ था कुछ अलग चैप्टर में भी अब हम क्वेश्चन ढूंढेंगे। आओ बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम क्लास 12 सीबीएसई 2025 का जो हमारा टारगेट है कि 95 प्लस से ज़्यादा नंबर हमारे आने चाहिए, उसके लिए हमारे को उतनी प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो उसी के लिए ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन बना रखे। इन क्वेश्चन को धीरे 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 करके ख़त्म करिए और याद भी करने की कोशिश करो। सिर्फ ख़त्म करके फ़ायदा नहीं होगा बच्चों, थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ेगा, है ना। चलो आओ, हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए थे। 19 हो गया था, 22 हो गया था। इन्फ्लेशनरी गैप एडीएएस वाला था, मैंने आपको बोला था ये मैं करवाऊंगा। लेकिन पहले ना मैं आपको कुछ क्वेश्चन बाकी और भी चीज़ों के दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बजट का क्वेश्चन, नहीं अभी ये नहीं, आपके लिए सही नहीं होगा अभी। सब्सिडी का एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। मेरे मन में इच्छा हो रही है कि बच्चों को एक बार कुछ क्वेश्चन वहाँ के भी दिख जाए। इसमें ना न्यूमेरिकल सब कुछ मिलेंगे आपको, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल, बाकी जगह के भी न्यूमेरिकल, सब कुछ देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट बजट, मनी, बैंकिंग, सबके मिक्स क्वेश्चन है जो पिछले अटेम्प्टों में पेपर में आए हुए हैं। ये देखो फिस्कल डेफिसिट के ऊपर एक ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट निकालने वाला ये क्वेश्चन। ये फॉरेक्स का क्वेश्चन है, करवाऊंगा अभी मैं फॉरेक्स का क्वेश्चन। ये तो पेपर के लिए हद इंपॉर्टेंट है, आएंगे हम इस वाले क्वेश्चन पे भी। लेकिन पहले मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चन दिखा दूं। पढ़ो बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 39। ये पेपर में आने लायक हद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद करो, आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करके जानी है और उसके अंदर एक लास्ट का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया और उसके जो नेबर वाले नेशन है लाइक पाकिस्तान और चाइना, है ना। तो उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है आपके सामने। देखो आराम से क्वेश्चन पढ़ो। लिखा हुआ है स्टेट द फैक्टर्स दैट लेड टू, जिसकी वजह से रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ चाइना का। भाई ऐसा क्या हुआ कि चाइना का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ? ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। क्या हुआ, आओ एक बार आंसर पढ़ते हैं। देखो, द प्रिंसिपल फैक्टर दैट लेड टू रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चाइना आर एज दीज, मतलब कुछ नीचे लिखा हुआ है कौन कौन से, आओ देखते हैं। चाइना का फोकस शिफ्ट हुआ, शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। चाइना ने खुद को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी से एक मार्केट इकोनॉमी बनाया, जिसकी वजह से चाइनीज इकोनॉमी का विकास बहुत तेजी से हुआ। तो भाई ये याद करने वाला टॉपिक है सीधा सीधा। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी से कौन सी इकोनॉमी बनाई? मार्केट इकोनॉमी बनाई। ठीक है जी। दूसरा, चाइना का फोकस था ऑन एक्सपोर्ट रिलेटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन। वो अपने बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचता था, वो ये सोचता था कि दुनिया क्या खरीदना चाहती है। उसका मेन फोकस था एक्सपोर्ट प्रमोशन पे। बहुत अच्छा पॉइंट है जिसकी वजह से चाइना का विकास हुआ। पहला, चाइना का रैपिड ग्रोथ के पीछे का कारण कि भाई वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी बन गई। दूसरा, उन लोगों का मेन जो एम था या मेन जो फोकस था वो एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रोडक्शन पे था। ठीक है। तीसरा सर, इन्फ्लक्स ऑफ एफडीआई। चाइना में एफडीआई भर भर के आया। और कैसे आया? इसके लिए उन्होंने एसईजेड बनाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऐसे जोन जहां पे प्रोडक्शन करने को लेकर बहुत सारे बेनिफिट थे। ठीक है, इन्हें बोला जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एंड 100% ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर एंड फ्री फ्लो ऑफ एफडीआई। उन्होंने बहुत सारे सेक्टरों में 100% एफडीआई अलाउ कर दिया और एफडीआई अलाउ करवाया, एसईजेड बनवाए, जिसकी वजह से वहां पे भर भर के डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट तो थी, बाहर से भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा आई, जिसकी वजह से ग्रोथ हुई। इन्वेस्टमेंट होगी तो ग्रोथ होगी। हम सबको बताया ग्रोथ करवाने के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट का बहुत अहम रोल होता है। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट पे फोकस करा, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, बाहर की इन्वेस्टमेंट भी काफी भर भर कर आई। ठीक है सर। आगे, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर फोर्स। भाई चाइना में जो लेबर फोर्स था वो थोड़ा सा सस्ता था। लेबर मतलब उनकी वेजेस थोड़ी कम जाती थी, जिसकी वजह से चाइना को बाकी देशों के कंपैरिजन में एक कॉस्ट एडवांटेज मिला। वो बल्क प्रोडक्शन कर सकता था क्योंकि लेबर लग रही है कम। भाई बोलो ये वाली बात समझ में आई? हाँ, बीच बीच में ब्लर हो रहा है क्या? अब नहीं होगा। मैंने क्या बोला, फिर से बोल देता हूं। चाइना की ग्रोथ के लिए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी, याद हो गया। दूसरा, उनका एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रोडक्शन करते थे वो, याद भी हो गया। तीसरा,
एफडीआई पे फोकस करा, जिसके लिए एसईजेड बनाए और रिटेल में भी 100% एफडीआई अलाउ करवा दिया। इसके अलावा चाइना का लेबर फोर्स काफी सस्ता था, जिसकी वजह से उनको कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज मिला। फिफ्थ, जीएलएफ कैंपेन। पेपर में सिर्फ जीएलएफ कैंपेन पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड इसका पूरा नाम था। कैंपेन जो कि 1958 में लॉन्च हुआ था, और इस कैंपेन में जितने भी चाइनीज लोग थे उनको ये प्रेरित किया गया, उनको ये बोला गया कि आप अपने बैकयार्ड्स में, अपने लॉन यार्ड्स में, जहां पे भी आपको जगह मिले वहां पे प्रोडक्शन एक्टिविटी को लेकर इनकरेज किया गया, और लोगों ने इस इनकरेजमेंट एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करा, जिसकी वजह से वहां का प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत बढ़ा, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रैपिड ग्रोथ तो होगी। खत्म। कितना इजी क्वेश्चन था। अगर आप इसमें से 3-4 भी पेपर में याद करके गए तो उन्हीं को आपको एक्सप्लेन करके आंसर लिखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से बच्चों ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गया, याद भी हो गया होगा, आई नो। ठीक है भाई, अगला महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान समझ लेना। देखो बेटा, आप सब ने इंडिया पाकिस्तान चैप्टर में एचडीआई का नाम सुना होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, उसमें हमारी क्या, चाइना की और पाकिस्तान सबकी रैंकिंग काफी बेकार है। ठीक है, उसमें स्विट्जरलैंड आगे है, नॉर्वे आगे है, ये सारे देश काफी आगे हैं। तो पॉइंट इज, हम क्यों पीछे हैं? ये टॉपिक है कि हमारा एचडीआई में रैंकिंग इतना खराब क्यों है, ये मुद्दा है। ठीक है, तो बेटा सुनना ध्यान से। एचडीआई की रैंकिंग निकालते वक्त लिबर्टी इंडिकेटर्स को इंक्लूड नहीं करा जाता। मैं फिर कह रहा हूं, एचडीआई का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रैंकिंग है, उस रैंकिंग को निकालते वक्त लिबर्टी इंडिकेटर्स को इंक्लूड नहीं करा जाता, जिसकी वजह से हमारा देश पीछे नजर आता है। अगर लिबर्टी इंडिकेटर्स को इंक्लूड करते, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता, बोलने का, अपना ओपिनियन व्यक्त करने का अधिकार, अगर ये राइट अगर इंक्लूड होता एचडीआई कैलकुलेट करने में, तब हमारा देश भी आगे होता। लेकिन क्योंकि ये राइट इंक्लूड नहीं होता, जिस वजह से हमारी रैंकिंग खराब नजर आती है। लिखा हुआ है क्या होते हैं लिबर्टी इंडिकेटर। गिव सम एग्जांपल ऑफ लिबर्टी इंडिकेटर। लिबर्टी इंडिकेटर मतलब नाम से ही ना, लिबर्टी, आजादी, आजादी के इंडिकेटर, लेकिन ये एचडीआई का पार्ट नहीं होते। ठीक है, लिबर्टी इंडिकेटर रेफर्स टू सच इंडिकेटर एज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपना ओपिनियन, अपना एक्सप्रेशन व्यक्त करने का फ्रीडम, एंड द लिबर्टी टू पार्टिसिपेट इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने की आजादी। सच इंडिकेटर आर ऑफन ओमिटेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एचडीआई। बेटा यही लाइन मेरी फोकस में थी। इन इंडिकेटर्स को एचडीआई बनाते वक्त टोटली क्या करा जाता है, इग्नोर करा जाता है। इग्नोर करने की वजह से हमारी रैंकिंग खराब हो जाती है। ये लाइन ध्यान रखना पेपर के लिए, इस पे भी इसी तरीके से घुमा फिरा के भी क्वेश्चन बन सकता है। इवन व्हेन द स्केल ऑफ सच इंडिकेटर इज मच हायर इन इंडिया, भारत में इंडिया में चाइना से ज़्यादा अच्छे फ्रीडम है, ज़्यादा अच्छे लिबर्टी इंडिकेटर है, लेकिन ये लिबर्टी इंडिकेटर अच्छे होने के बावजूद इनको एचडीआई का पार्ट नहीं बनाया, जिस वजह से हमारी रैंकिंग खराब नजर आती है। फिर ये लिखा हुआ है, ओमिशन ऑफ दीज इंडिकेटर, इन इंडिकेटर्स के ओमिशन की वजह से हमारी एचडीआई की रेटिंग काफ़ी नीचे हो गई है एज कंपेयर टू चाइना। बस यही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये लिख सकते हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच, राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब इसके एग्जाम्पल जा सकते हैं। तो ये सब लिबर्टी इंडिकेटर होते हैं और इसको एचडीआई का पार्ट नहीं बनाते। दैट इज वाई इंडिया की रैंकिंग अच्छी है या खराब है? खराब है। बस भाई खत्म। ये दोनों ही पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, दोनों ही आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चन थे। जी सर, देखना बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? लिखता है, राइट 4 ऑब्जर्वेशन पॉइंटिंग टू कॉमन फेलियर्स। आ सकता है पेपर में, इंडिया और पाकिस्तान के कॉमन फेलियर्स के कुछ मेन कारण कि क्यों दोनों देशों में फेलियर नजर आया, क्यों उतना आगे नहीं बढ़ पाए एज कंपेयर टू चाइना। तो भाई पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, करप्शन, क्राइम, ये सारे अलग अलग कारण होंगे जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान उतना नहीं ग्रो कर पाए जितना चाइना ग्रो कर पाया। आओ इसका आंसर भी हम रीड करते हैं ध्यान से। 4 बातें। द रिलेटिवली इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमिक पॉलिसी। बेटा इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमिक पॉलिसी को कहते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। क्या कहते हैं? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, ये पढ़ा होगा आपने। एंड हाई प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री डिड नॉट अलाउ इंडिया एंड पाकिस्तान टू टेक टाइमली एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हम हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इतना प्रोटेक्ट कर रहे थे, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी को लगा रहे थे, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री ग्लोबलाइजेशन का फायदा नहीं उठा पाई और हम पीछे रह गए। चाइना ने ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठा लिया तो आगे चला गया। हमने हमारी इंडस्ट्री को इतना प्रोटेक्ट करा, प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्ट्रेटेजी लगाई गई थी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, जिसकी वजह से हमारे
जो स्टैंडर्ड्स थे वो बेकार रह गए, हम ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठा नहीं पाए। दूसरा, बोथ द कंट्री रिकॉर्डेड ए डिसमल मतलब कम, खराब टाइप का, डिसमल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ फिस्कल मैनेजमेंट। हमारा वित्तीय मैनेजमेंट, पैसों का मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं था। कब कितना बोरो करना है, किससे डिफेंस पे पैसा लगाना है, किस पे पढ़ाई पे पैसा लगाना है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाना है, ये सारी प्लानिंग हमारे देश की अच्छी नहीं थी। फिस्कल मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, तो हमारे देश अच्छे ग्रो नहीं कर पाए। तीसरा, अर्बन सर्विस जैसे बिजली, पानी, रोड, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब अच्छा नहीं है, कमी है। अर्बन सर्विसेज आर डेफिशिएंट, शहरों में कम जो सर्विस है वो काफी कम है। इन बोथ द कंट्रीज विच आर ए बिग हर्डल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है एक बड़ी परेशानी होगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में। तो सर्विसेज, अर्बन सर्विसेज काफी डेफिशिएंट है, तीसरा कारण। चौथा, लार्ज पोर्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, ज्यादातर टैक्स का खर्चा कहाँ पे चला जाता है, जो भी सरकार के पास पैसा आता है उससे लड़ाई लड़ने में डिफेंस के एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। डिफेंस के एक्सपेंडिचर जब हो ही गए तो जाहिर सी बात है ग्रोथ में तो पैसा ही नहीं लग पाएगा, नहीं लग पाएगा तो ये भी एक प्रॉब्लम। तो बेटा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सब भी लिख सकते हो आप। ये सारे अलग अलग कारण हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना की इकोनॉमियाँ, पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमियाँ बहुत आगे नहीं बढ़ पाई मतलब ये था दोनों इकोनॉमियों का फेलियर। भाई बताओ याद हुए क्या? ये कोशिश करो बच्चों, जो इनके ना मेन पॉइंट है उन्हें कहीं लिखते हुए चलो एक पेज पे, तो एक ही पेज पे आप देखोगे आपके 4-5 क्वेश्चन तो एक ही पेज पे खत्म हो जाएंगे। बस उन्हीं पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा पेपर के अंदर, जैसे आप थोड़ी अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो फ्यूचर में आपको आसानी हो जाएगी। चलो जी, अगला क्वेश्चन पेपर में आता है भाई, 4 से 5 नंबर का इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्या लिखा हुआ है? आउटलाइन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करने के लिए क्या स्टेप्स अपनाओगे? इससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ ऐसे करनी है, डेवलपमेंट ऐसे करना है, करंट जनरेशन का प्रोडक्शन आज ऐसे करना है कि फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज सेक्रीफाइस ना हो, फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज बचाए जा सके। ये नहीं कहता सामान यूज ही मत करो, ये कहता है सामान को कंजर्व करो, सोच समझ के इस्तेमाल करो ताकि फ्यूचर की जनरेशन भी चीजों को इस्तेमाल कर सके, उनके लिए रिसोर्सेज बचे रहें। ठीक है, ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसको हासिल करने के लिए क्या करोगे? तो लिखा हुआ है आप इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी लगाओ। इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का मतलब, इसका मतलब जहां इनपुट का यूज कम से कम हो। इनपुट कम से कम यूज होगा तो रॉ मटेरियल कम लगेगा, अपने आप रिसोर्सेज बच जाएंगे फ्यूचर की जनरेशन के लिए, पहली बात। दूसरा, यूज ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, जिसमें वातावरण पे कोई हानि नहीं पहुंच रही, ऐसे सोर्सेज लगाओ। वो जो ऑयल वगैरह होता है, पेट्रोल वगैरह, उसका इस्तेमाल कम से कम करो। तीसरा, गांव का विकास करो, रूरल डेवलपमेंट करो, ताकि जो रूरल पॉपुलेशन का माइग्रेशन हो रहा है अर्बन एरिया में वो कर्टेल हो सके। कर्टेल का मतलब होता है बेटा कम हो सके। जब आप उनको वहीं रोक दोगे तो वो शहर नहीं आएंगे, शहर नहीं आएंगे तो शहर में पेड़ नहीं कटेंगे, वो वहीं पे अपना जीवन बसर और अपनी ग्रोथ करने लग जाएंगे, तो शहर के ऊपर बोझ कम पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्सेज बच जाएंगे। तीसरा, गांव का विकास करो, हो गया। चौथा, सनलाइट से सोलर एनर्जी बनाओ, फिर सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करो। मतलब सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करो क्योंकि भाई बहुत भीषण गर्मी पड़ती है, अभी से गर्मी होने लग गई। तो पॉइंट इज, जो सन है उसकी रोशनी को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, एक अच्छा सोर्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल होगा। अगला, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो हमारी सॉइल की हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, और सॉइल की हेल्थ अच्छी रहेगी तो सॉइल लंबे समय तक, लंबी जनरेशन उसे यूज कर पाएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल हो जाएगा। अगला, जो हमारा वेस्ट है, कूड़ा करकट है, उसे अच्छे से मैनेजमेंट करो। मैनेजमेंट कूड़े का अच्छे हो, जो रिसाइकल हो सकता है उसे रिसाइकल करो, जो खराब कूड़ा है उसे फेंक दो इस तरीके से कि उससे वातावरण खराब ना हो। इसके अलावा स्ट्रिंजेंट, बेटा स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है हार्ड, कठोर टफ कानून बनाओ ऑन द डिस्पोजल ऑफ केमिकल एफ्लुएंट्स। जो नदियों में और इधर उधर कूड़ा वूड़ा डलता रहता है उन सबको लेकर टफ कानून बनाओ ताकि ये सब बचे, कम हो। स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस, भाई लोगों को जो नेचुरल एसेट्स होते हैं उन सब के बारे में बताओ, अवेयर करो, जागरूक करो कि उन्हें बचाना जरूरी है और वो कैसे बचाया जा सकता है, जागरूकता फैलाओ। और यूज ऑफ पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अपनी गाड़ी निकालने की जगह मेट्रो, डीटीसी, इन सबको इस्तेमाल करो, जिससे आप कहीं ना कहीं वातावरण को बचाने में पार्टिसिपेट करोगे। तो बेटा ये सारे रियल वर्ल्ड के तो ही पॉइंट है, सब रियल वर्ल्ड के। इसमें क्या मतलब बुकिश लिखा हुआ है, ये तो प्योर एकदम कॉमन सेंस की बातें हैं कि ये सारे काम करोगे तो फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी अच्छा होगा।
आपका तो भला होगा ही होगा, फ्यूचर की जनरेशन का भी भला हो जाएगा। बताओ जी, डन। आई होप ये 4-5 क्वेश्चन जितने हुए आपको मजा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 43, बेटा मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करवा दो, कुछ क्या जा रहा है, अपने दोस्तों से भी करवा दो ना भाई। 10,000 सब्सक्राइबर हो रखे हैं, मेरा टारगेट है 20,000 सब्सक्राइबर करना अगले जितना जल्दी हो सके। बेसिकली टाइम पीरियड तो क्या ही बताऊं, तो इसमें आप लोगों का रोल तो रहेगा ही रहेगा। आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, एग्जाम्पल बताओ। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जाम्पल बताओ। यहां पे भी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। देखो बेटा, गिव टू इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस मतलब एग्जाम्पल। ओवर यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, एग्जाम्पल बताओ ओवर यूज का, कि रिसोर्सेज का ओवर यूज हो रहा है। दूसरा, मिस यूज हो रहा है। तो ओवर यूज ज्यादा यूज कर लेना, मिस यूज गलत यूज करना, है ना। तो बेटा देखो, ओवर यूज का आप सीधा एग्जाम्पल बोल सकते हो, हम 15 बाल्टी से नहाते हैं, 15 बाल्टी बकेट से नहाते हैं। क्यों भाई, एक से नहा ले, एक से नहा ले। 14 बाल्टी का ओवर यूज हो रहा है, डन। मिस यूज भी होगा। आओ पढ़ते हैं धीरे धीरे, देखना ध्यान से। एग्जाम्पल ऑफ ओवर यूज, पेपर में ना सोच नहीं पाओगे आप, अभी से 2-4 एग्जाम्पल देख के चले जाओगे तो सोच पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे। और 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे किसके, मिस यूज के। ओवर यूज का पहला एग्जाम्पल, एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल है, सबने इसके बारे में सुना होगा, उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, एक्सेसिव इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। एक्सेसिव ट्री फेलिंग टू कोप विद द राइजिंग नीड ऑफ हाउसिंग, शहरों में रहने के लिए बहुत ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, ओवर यूज हो रहा है, ओवर ज्यादा ही कट रहे हैं, जितनी कैपेसिटी नहीं है उससे ज्यादा कट रहे हैं। मिस यूज, यूज ऑफ वुड एज ए हाउस होल्ड फ्यूल, ये गलत यूज हो रहा है, ऊपर ज्यादा यूज हो रहा था, अब गलत यूज हो रहा है, कि भाई घरों में खाना बनाने के लिए लकड़ी क्यों इस्तेमाल हो रही है, मिस यूज है, गलत यूज है, ओवर यूज नहीं है, गलत यूज है। दूसरा, यूज ऑफ रिवर्स टू एब्जॉर्ब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, हम नदियों में कूड़ा डाल रहे हैं, तो नदियों में जो कूड़ा डाल रहे हैं जिससे वातावरण खराब हो रहा है, ये ओवर यूज थोड़ी ना है, ये तो मिस यूज हो गया। मैडम, मैंने 15 लाइट जला कर छोड़ रखी है, अकेले बैठा हुआ 15 लाइट जलाकर, ओवर यूज हो रहा है। बोलो जी भाई, क्लियर है। तो ये प्लीज एग्जाम्पल भी ध्यान रख के जाना, पेपर में नो डाउट एग्जाम्पल पे फोकस रह सकता है। अगर 2 या 3 नंबर का भी क्वेश्चन बना तो अब आप आराम से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 44 को मैं अभी साइड रखूंगा। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, अच्छा पॉइंट है पेपर के लिए। अगेन मैं भाई क्यों बार बार एक लाइन बोलूं, ये पेपर के लिए सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, और मैं कोई भी क्लास आपको ज़्यादा बोझ वाली नहीं दूंगा, इतनी कि आप फटाफट इसे रिवाइज कर लो। आपसे अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ गए तो मजे आ जाएंगे आपके। लिखा हुआ है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट इन रूरल डेवलपमेंट, गाँव के विकास में, रूरल डेवलपमेंट में क्रेडिट का क्या काम है। तो भाई ज़्यादातर फार्मर्स, ज़्यादातर जो रूरल एरियाज़ में लोग हैं वो गरीब हैं, उनको क्रेडिट दोगे तो उन्हें लाइफलाइन मिलेगी, अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी। तो ये इसका मेन आंसर होगा, अब उसे कैसे लिखना है। ज़्यादातर रूरल पीपल गरीब है, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स स्मॉल है और मार्जिनल है, तो उनको पैसा दो, उनके लिए लाइफलाइन है। दूसरा पॉइंट, जो गैस्टेशन पीरियड है, गैस्टेशन लैग का मतलब होता है बेटा जब बीज सो करा, सोइंग क्या मतलब बोया, और जब फसल की कटाई हो रही है, उसके बीच का समय ना हमारे देश में ज्यादा है, तो उस बीच के समय के लिए उसे लोन चाहिए, उधार चाहिए। पहला बेचारा गरीब है। दूसरा, फसल की बोई और फसल की कटाई के बीच में गैप ज्यादा है, इसलिए उसे पैसा चाहिए। तीसरा, रूरल आर्टिसंस एंड फार्मर्स रिक्वायर फंड्स फॉर मीटिंग देयर जनरल एंड स्पेसिफिक नीड्स, जो गांव के लोग हैं उन्हें अपनी जरूरतों के लिए, डेली मर्रा की जरूरतों के लिए भी उधार चाहिए। अगला, एग्रीकल्चर कंटिन्यूज टू डिपेंड ऑन अनसर्टेन मानसून, मानसून पे डिपेंड है, बारिश पे टिका है। इन ऑर्डर टू सेव देम फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज फार्म क्रेडिट बिकम एसेंशियल, तो मानसून पे टिका हुआ है, इस वजह से भी फार्मर्स को या फिर एग्रीकल्चर या फिर गांव के एरिया को, लोगों को पैसा चाहिए। तो भाई आप देखो कितना कॉमन सेंस का पॉइंट है कि भाई क्यों चाहिए गांव के लोगों को पैसा, उधार क्यों चाहिए। तो पहला तो गरीब है, दूसरा गैसेशन पीरियड है, तीसरा मानसून का एक पॉइंट बना देना, और चौथा ज़्यादातर स्पेसिफिक नीड्स के लिए उन्हें उन्हीं पे टिका रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ट्रैक्टर खरीदना है, तो भाई इतना पैसा नहीं है कि मैं ट्रैक्टर खरीद सकूँ, तो बैंक से लोन लेना ही पड़ेगा। तो गांव में रूरल डेवलपमेंट में क्रेडिट का ये इंपॉर्टेंस है, अगर क्रेडिट नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें बेचारा फार्मर अच्छे से कर नहीं पाएगा, रूरल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएंगी। बोलो भैया, डन जी, डन।
ये तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, उसके की इश्यूज बताओ। तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब एक एक्शन प्लान जहाँ पे हम जो चैलेंजेस चले आ रहे हैं, लिंगरिंग चैलेंजेस, और जो चैलेंजेस आने वाले हैं, इमर्जिंग चैलेंजेस, उन सब के लिए एक्शन प्लान बनाते हैं। रूरल डेवलपमेंट हो गया। फिर ये लिंगरिंग चैलेंजेस, पूरे चैप्टर में यही तो पढ़ा, लिंगरिंग चैलेंज और इमर्जिंग चैलेंज। लिंगरिंग पहला रूरल क्रेडिट, दूसरा रूरल मार्केटिंग, उधार की बात, उनके सामान बिकने की बात। इमर्जिंग चैलेंजेस जो नए जमाने के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या बाकी चीज़ों का विकास फार्मिंग के अलावा, और दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये है नए जमाने की प्रॉब्लम, ये चली आ रही हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम है, ये सारे के सारे की इश्यूज हैं रूरल डेवलपमेंट में। तो ये तो बेसिकली चैप्टर के मेन हेडिंग्स पे बेस्ड क्वेश्चन था। बताओ बच्चों, आज की क्लास में मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का तो एक भी क्वेश्चन उठाया ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैं किसके क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। इसके भी क्वेश्चन आपको आने चाहिए भाई। देखो पेपर में अगर आपको मोटे नंबर चाहिए तो आपको हर तरीके से पढ़कर जाना है। मैं तो जो पढ़ा रहा हूँ ये तो करना ही है, इसके अलावा आप भी प्लीज पढ़ते हुए चलो यार। डन। आज के लिए इतना ही। फिर मैं अगली क्लास में कुछ मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा, कोई से भी चैप्टर का, कहीं का भी क्वेश्चन। अब चैप्टर वाइज क्यों पढ़ना है, चैप्टर वाइज रिवीजन करो, क्वेश्चन तो भाई मिक्स करो, पेपर में मिक्स क्वेश्चन आएगा, चैप्टर वाइज थोड़ी ना आएगा। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी और काम की रही होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक प्लीज़ पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।